स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेघा डी क्लासेस। आज हम थर्ड मैक्रो बायोमोलिक्यूल की बात करेंगे एंड दैट इज द न्यूक्लिक एसिड, जिसको आप शॉर्ट में NA भी बोल सकते हो। जैसा कि मैंने आपको माइक्रोमोलिक्यूल्स में बताया था कि न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड दो चीजें होती है जो इनके लिए मोनोमर का काम करती हैं, लेकिन ज्यादातर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो न्यूक्लियोटाइड्स का रहता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो न्यूक्लिक एसिड्स है दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो फॉस्फोर डाइएस्टर बॉन्ड होता है और उसमें 5' to 3' लिंकेज होती है। 5' to 3' लिंकेज का क्या मतलब होता है कि किसी भी न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए हमारे पास दो चेन है, तो अगर पहले चेन की ओरिएंटेशन 5' to 3' डायरेक्शन में है तो दूसरे की 3' to 5', मतलब इन स्ट्रैंड्स का एक किनारा 5' होता है और एक किनारा 3' होता है। तो हमेशा 5 के सामने 3 होगा या 3 के सामने 5 होगा। न्यूक्लिक एसिड्स का मेन काम है जेनेटिक मटेरियल, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं, और ये दो तरह के हो सकते हैं, DNA एंड RNA। RNA की भी अगेन 3 टाइप्स है, RMT राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA, tRNA यानी कि ट्रांसफर RNA। इनके बारे में अभी आपको ज्यादा डिटेल नहीं करनी, बिकॉज जब आप 12th क्लास में जाओगे तो इसका एक सेपरेट चैप्टर है, वहां पे हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अभी आप फॉर द टाइम सिर्फ इनके नाम याद रख सकते हो। एक जो जनरली क्वेश्चन आ जाता है वो है DNA और RNA का डिफरेंस। तो DNA और RNA आपने नाम सुना होगा लेकिन आपको डिफरेंस नहीं पता होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि DNA जो है वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाएगा, लेकिन जो RNA है वो क्रोमोसोम्स में तो सिर्फ 5% होगा, मेजोरिटी में वो साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा। DNA में जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो AGCT यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन होंगे। RNA में जो नाइट्रोजनस बेसिस है वो AGCU यानी कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल होगा। DNA में जो शुगर है दैट इज 2-डीऑक्सीराइबोस, जिसकी सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होगी, बट RNA में जो शुगर है दैट इज राइबोस शुगर। DNA का स्ट्रक्चर डबल स्ट्रैंडेड होता है, RNA का स्ट्रक्चर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। DNA जो है RNA के कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, मतलब इतनी जल्दी से डीएक्टिवेट नहीं होता, बट जो RNA है वो कम स्टेबल है, तो इसलिए वो जल्दी से खराब हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मैक्रोमोलिक्यूल है वो है पॉलीसेक्राइड, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हो। जब 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से बॉन्ड होते हैं तो उनका जो पॉलीमर बनता है उसे हम पॉलीसेक्राइड भी बोलते हैं, या आप इसको लॉन्ग चेन ऑफ शुगर भी बोल सकते हो। अगर हम पॉलीसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला देखें तो दैट इज C6H10O5, मतलब आप ये कह सकते हो कि जो आपने मोनोसेक्राइड में फॉर्मूला पढ़ा था CH2ON, उसके अंदर से अगर आप वाटर को रिमूव कर देते हो, मतलब कार्बन के कंपैरेटिवली अगर आप हाइड्रोजन को डबल करते तो 12 होने चाहिए थे और ऑक्सीजन 6 रहने चाहिए थे, बट अगर आप हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कम कर दो और 1 ऑक्सीजन कम कर दो, मतलब 1 वाटर कम कर दो, तो वो आपका जनरल फॉर्मूला बन जाता है पॉलीसेक्राइड का। तो इसका मतलब ये है कि पॉलीसेक्राइड बनाने के लिए हमें वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि इनमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग होती है वो वाटर लॉस के साथ ही बनती है। अब जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं इनको हमने 2 कैटेगरीज में बांट दिया है, एक होते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स और एक होते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स। होमो का मतलब होता है एक जैसे, जब मोनोसेक्राइड्स एक ही तरह के होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं होमोपॉलीसेक्राइड्स, लेकिन अगर 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग तरह के मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ते हैं तो वो हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं। होमोपॉलीसेक्राइड्स के अंदर हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, सेल्यूलोज, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज जो है वो एल्गी या प्लांट्स, मतलब जितने भी ग्रीन चीजें होती हैं चाहे वो प्लांट है या एल्गी, ये उनकी सेल वॉल में पाया जाता है। सेल्यूलोज में एक सेल्यूलोज को बनाने में 6000 से 10,000 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर हम आयोडीन के साथ टेस्टिंग करेंगे तो सेल्यूलोज जो है कोई कलर नहीं देता। सेकेंड आता है स्टार्च। प्लांट्स अपने अंदर जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो जो फूड है प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होगी तो वो जो फूड बनाएंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च में 200 से 20,000 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अगर आप स्टार्च में आयोडीन डालते हो, जिसको आप हिंदी में मंड भी बोलते हो, तो वो ब्लू या वायलेट कलर देती है क्योंकि इसका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। देन जो थर्ड हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड है दैट इज ग्लाइकोजन। एनिमल्स में जो फूड एक्स्ट्रा होता है, जो मतलब मेटाबोलाइज नहीं होता, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसमें 30,000 के करीब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और ये आयोडीन के साथ रेड कलर देता है। इसके बाद जो फोर्थ आता है दैट इज इनुलिन। तो फोर्थ जो हमारे पास होमोपॉलीसेक्राइड इनुलिन, वो
फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं हेट्रोपोलीसेक्राइड्स की, जहां पे मैंने आपको बताया है कि जब 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मोनोसेक्राइड्स जुड़ते हैं तो वो हेट्रोपोलीसेक्राइड्स बनाते हैं। इसमें आपको जो एग्जाम्पल करना है वो है काइटिन और हियालुरोनिक एसिड। काइटिन जो है ये फंजाई की सेल वॉल में भी पाया जाता है। ये जितने भी क्रस्टेशियंस हैं, क्रस्टेशियंस आपको ध्यान हो, आर्थ्रोपोडा में आप कह सकते हो वो ऑर्गेनिज्म जिनके शरीर के बाहर कवच होता है, यानी कि शेल होती है, या जैसे आपने कॉकरोच के बाहर शेल देखी होगी, केकड़े के बाहर शेल देखी होगी, वो काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन जो है ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का पॉलीमर है। आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं करना। इसमें क्या है, अगर हम ग्लूकोज के एक एंड पे अमीनो ग्रुप लगा दें और एक एंड पे एसिटाइल ग्रुप लगा दें तो वो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन बन जाता है। और जो दूसरा यहाँ पे हेट्रोपोलीसेक्राइड है जैसे हियालुरोनिक एसिड, और ये हियालुरोनिक एसिड जो है ये हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे हमारी नीज है, ये एल्बो ज्वाइंट है, ये उनके साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आपको पता है हमारी बॉडी में मेन काम करता है एनर्जी देने का, या जो भी खाना हम खाते हैं वो रिजर्व फॉर्म में अगर हमें स्टोर करना है तो वो भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में स्टोर रहता है। इसके अलावा जैसे अभी हमने पढ़ा, इससे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं और ये ल्यूब्रिकेंट्स, जैसे कि साइनोवियल फ्लूइड में देखा कि ये उनको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि उनके बीच में ब्रेकेज या फ्रिक्शन ना हो। इसके बाद आता है बच्चों मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है दैट इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इसको आप सी से याद रखोगे। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज का टूट के सिंपल चीजों में कन्वर्ट होना, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंपल चीजों का जुड़ के कॉम्प्लेक्स चीज को बनाना। मतलब कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होता है लेकिन एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होती है। तो आप इसको C2S यानी कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल कह सकते हो, और इसको S2C यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। तो जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन में जो हमने फूड लिया वो मेटाबोलाइज होकर हमें एनर्जी और ऑक्सीजन देता है, तो वो कैटाबॉलिज्म है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है उसमें सिंपल चीजें जुड़ के फूड बनाती हैं, तो दैट इज एनाबॉलिज्म। मेटाबोलाइट्स तो वो बायोमोलिक्यूल्स जो इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में या तो यूज हो रही है या सिंथेसाइज हो रही है, उन्हें मेटाबोलाइट्स बोलते हैं, जो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सभी सेल्स में पाए जाते हैं और इनका मेन काम होता है ग्रोथ में हेल्प करना, जैसे अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो अभी तक हमने पढ़े हैं ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो एनिमल्स में नहीं होते, प्लांट, फंगल और माइक्रोबियल सेल्स में हो सकते हैं। इनका हमारी ग्रोथ में कोई रोल नहीं होता, बट इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है। इनसे हमें और बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। इसमें एल्केलॉइड्स, रबड़, पिगमेंट्स, एंटीबायोटिक्स, एसेंशियल ऑयल आती है जिनसे हम परफ्यूम्स या घर की दूसरी चीजें भी बना सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने नोट्स में लिखा है, आपको 2 टेबल हैं जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 146 और 147 पे दी हुई हैं। उसमें भी आप देखोगे कुछ मेटाबोलाइट्स के नाम है, और ये बता रखा है कि सेल में जो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इनकी क्या परसेंटेज होनी चाहिए। तो उन टॉपिक्स को आप बुक में से रीड आउट कर सकते हैं।